नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए। बिहार के अररिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इन दोनों जगहों पर उन्होंने मुद्दे की बात नहीं की, बिहार के विकास की बात नहीं की, बस और बस कहें तो जुमलेबाजी की। जी हाँ, उन्होंने आरक्षण, हिंदू मुस्लिम को लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री की भाषण को किस तरह देखते हैं? क्या उनके भाषण से बीजेपी या यूं कहें एनडीए को वोट मिलेगा? ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज अररिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, दोनों जगह जो भाषण थे उनके एक ही जैसे थे, लबो लुबाब जो था वो एक ही था। आप एज ए राजनीतिक विश्लेषक कैसे देखते हैं पीएम के भाषण को? प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नरेंद्र मोदी से कि ये देश का कायाकल्प करेंगे। उनके लच्छेदार बातों, जो उन्होंने वादा किया था, नौकरी देने का, स्विस बैंक से काला धन लाने का, सभी के खाते में 15 लाख देने का, सिलेंडर का दाम 400 था उसको कम करने का, पेट्रोल का दाम कम करने का, महंगाई पे नियंत्रण करने का, भ्रष्टाचारियों को सजा देने का, तो सारी बातें आज 10 साल होने को है, लेकिन किसी पर उन्होंने अमल नहीं किया। केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़ दी। तो उसके अलावा उन्होंने किसी भी जो उनका 14 का एजेंडा था, चाहे 19 का जो एजेंडा था, किसी एजेंडे पर उन्होंने अमल नहीं किया। ना तो नौकरी दी, ना महंगाई कम हुआ, ना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ। सारे भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। बोला जाता था कि भाई झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, केवल भाषण देते हैं, धर्म की बात करते हैं, नाटक करते हैं, ये तो था ही। लेकिन आज तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। मतलब झूठ की पराकाष्ठा उन्होंने कर दी। मतलब एक प्रधानमंत्री के भाषण को हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रधानमंत्री के भाषण को एक आदर्श के रूप में दिया जाता था। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मतलब वो सही बात है। और ये प्रधानमंत्री मतलब क्या छवि दुनिया में रहेगी हमारे देश की। हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, जिनको कि ना तो संविधान का ज्ञान है, ना ही कुछ आरक्षण का ज्ञान है, ना ही सच बोलते हैं, केवल झूठ। अब बताइए, हिंदू मुस्लिम करते करते आज उन्होंने ऐसी बात कह दी कि भाई पिछड़ों का आरक्षण जो 27% मिला हुआ है वो मुसलमानों को दिया, कांग्रेस दे देगी अगर सत्ता में आई थी। भाई वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देश में जो भी नौकरी हो रही है उसमें मुस्लिम में जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिल रही है। गुजरात में उनकी सरकार है आज भी। गुजरात में वो उतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ भी जो मुसलमानों में पिछड़ी जाति के लोग आते हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। पूरे देश में, बिहार में भी आज भाजपा उनकी सरकार है, बिहार में भी आरक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार की बातें आज की प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि एक इंटर ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा भी इस बात को जानता है। मतलब एक अनपढ़ जैसी बात उन्होंने की है, एक अशिक्षित व्यक्ति के तहत, जो मुझे लगता है कि ये उनका भाषण नहीं हो सकता। ये भाषण लगता है कि जो उनको कोई लिख कर दे देता हो, रटा रटाया भाषण जिस तरह से बात कर रहे हैं। भाई आरक्षण की बात उन्होंने जिस तरह से की, तो उन्होंने तो कर्पूरी ठाकुर का, हमारे जिनको कि उन्होंने भारत रत्न दिया है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का उन्होंने अपमान किया है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का। उन्हें कर्पूरी फार्मूला के तहत जो आरक्षण दिया गया था उसमें भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण था। इसके अलावे जो उसके बाद लालू प्रसाद ने जो बढ़ाया, उसके बाद अभी बिहार में भाजपा की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है। नीतीश जी ने जो अभी आरक्षण की व्यवस्था की है, भाजपा की सरकार है, यहाँ भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण की व्यवस्था है। और गुजरात में उनकी सरकार रही है, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अभी भी भाजपा की सरकार है गुजरात में। चाहे देश के किसी भी राज्य में जहाँ भी भाजपा की सरकार है,
सभी जगहों पे अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण की व्यवस्था, अल्पसंख्यक में मुसलमानों में, चाहे सिख हों चाहे ईसाई हों, जो भी पिछड़ी जाति में आते हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है और सबको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण की व्यवस्था के तहत लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, नौकरी मिल रही है, सभी जगहों पे नौकरी मिल रही है। और फिर भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ऐसी बातें कि भाई मुसलमानों को दे दिया जाएगा आरक्षण। भाई क्या मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या वो अब पिछड़ी जाति में आते हैं तो क्या उनका गलत है वो? क्या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी बातें कही कि मुसलमानों को पिछड़ी जाति में डाल करके उसको आरक्षण दे दिया जाएगा, ये आरक्षण बांट दिया जाएगा। ये तो पहले से हमारे यहाँ व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री जी दूसरे को बोल रहे हैं, वो भी तो चुनाव लड़ने के लिए उनको एक रणनीति के तहत वो भी तो अगड़ी जाति में आते थे चुनाव लड़ने के लिए। गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, घांची जाति से आते थे शायद, और घांची जाति शायद आते थे, उनकी जाति सवर्ण में आते थे और उन्होंने पिछड़ी जाति में अपने आप को कर लिया वोट के लिए। आज बोलते हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उन्होंने तो पिछड़ी जाति का हक मारा। और अल्पसंख्यक हिंदू मुसलमान, पता नहीं, आश्चर्य लगता है मुझे कि शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का ओछा बयान दे सकता है, झूठ बोल सकता है। संतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अररिया और मुंगेर में मुद्दों की बात कुछ नहीं की, बरगलाने वाली बात तमाम उन्होंने की, जैसे कि रामलल्ला की बात की, जंगल राज की बात की, लूट भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे मुद्दे नहीं गिनाए कि जिससे आम जनता को लगे कि हम इस मुद्दे पर पीएम को वोट दें। देखिए, मुझे लगता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुद्दों की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते, अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, केवल धर्म की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम की बात करते। कोई प्रधानमंत्री बोले है कि हमने मंदिर बनाया, अरे मंदिर बनाना तो पुजारियों का काम है। कोई प्रधानमंत्री बोलेगा कि हमने मंदिर निर्माण कराया, आश्चर्य लगता है। कोई प्रधानमंत्री बोलेगा कि भाई आपके मंगलसूत्र लेकर के बेच देगा, दे देगा। भाई ये कड़वाहट क्यों? भाई सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कर जाइएगा, मतलब आप दंगा फसाद करवा देंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री हैं तो। भाई हमारे देश के बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो भाषण होते हैं लोग सुनते हैं, और परीक्षा में जब पूछा जाता है तो उसी पर जवाब देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रधानमंत्री इनका भाषण सुन करके कोई बच्चा अगर पढ़ाई में परीक्षा में जवाब देगा तो वो निश्चित तौर पर फेल होगा। भाई अभी आरक्षण की बात करते हैं, इस तरह से उन्होंने बोला है, तो कोई बच्चा जानेगा तो बोलेगा ना कि भाई कांग्रेस कर रही है। अरे भाई ये संवैधानिक व्यवस्था है, और पिछड़ी जाति में आज़ादी के बाद ही, जब आज़ादी मिली थी उससे पहले से बटा हुआ है कि कौन पिछड़ी जातियां हैं, कौन अगड़ी जातियां हैं, कौन अति पिछड़ी जातियां, ये बटा हुआ पहले से है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को संवैधानिक ज्ञान नहीं है। और गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं तो लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वहाँ भी दंगा फसाद के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर काम किए रहते तो उन्हें पता होता कि गुजरात में भी मुसलमानों को आरक्षण है, जहां भी भाजपा शासित राज्य है सब जगह आरक्षण है। तो ये देश के बच्चों का भविष्य खराब करने जा रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेंगे, इस तरह से कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए अगर झूठ बोलेंगे, लोगों को लड़ाएंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। और इसे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब हो रही है। संतोष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स का जिक्र किया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बल्कि जनता को उन्होंने समझाया कि अगर आपके पास 4 कमरे हैं तो 2 कमरे आपके पिता और आपके गार्जियन के गुजरने के बाद 2 कमरे जो है उस पर कब्जा कर लेगी सरकार। उसे एक तरह से उन्होंने खुलकर के ही कहा कि अल्पसंख्यकों को दे देगी, बाकी आपके पास 2 ही कमरे रह जाएंगे। तो ये विरासत टैक्स का मामला काफ़ी उछाला जा रहा है, जबकि धरातल पे कहीं नहीं है। क्या मैंने बोला ना, मतलब दुनिया में कोई भी राजनीतिक नेता और शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ नहीं बोल सकता जितना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। मुझे लगता है कि 24 घंटा वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ की ही खेती करते हैं। अरे भला ये कैसे पॉसिबल है? भाई किसी की संपत्ति कोई कैसे ले सकता है?
एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति बोल रहा है ऐसी बात, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, ऐसा संभव ही नहीं है। वो केवल वोट के लिए, भाई कुर्सी बचाने के लिए आप कीजिए। भाई प्रधानमंत्री को चाहिए अपनी उपलब्धि बताना चाहिए प्रधानमंत्री को, उन्होंने 10 वर्षों में क्या किया। एक मंदिर, 370 मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास उपलब्धि के नाम पर क्या है? जो देश की सबसे अहम समस्या है, नौकरी, रोजगार, हमारे युवा वर्ग की पेट पर लात मारा जा रहा है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 14 में जो वादा किए थे कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी सरकारी, ये उनको बताना चाहिए। स्विस बैंक से कितना काला धन लाए, ये बताना चाहिए। कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बताना चाहिए। कितने भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल भेजा, ये बताना चाहिए। तो उनके पास कोई उपलब्धि नहीं। महंगाई उन्होंने कम की, ये बताना चाहिए। इस पर मुद्दे पर लड़ना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है उपलब्धि के नाम पर। वो तो बस केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कोई भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को अररिया और मुंगेर में ये बताना चाहिए था कि अगर वो जीतते हैं सत्ता में, फिर तीसरी बार आते हैं, तो बिहार के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या कुछ करेंगे? निश्चित तौर पर बताना चाहिए था। देखिए, आज से पहले जो भी प्रधानमंत्री आते थे तो वो अपना एजेंडा बताते थे कि हमने ये किया है। आज से पहले जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, गुजराल हुए, देवगौड़ा हुए, कितने प्रधानमंत्री हुए, वाजपेयी जी हुए। सब लोग अपनी उपलब्धि बताते थे कि हमने ये काम किया और हमारा 5 साल, अगले 5 साल के लिए हमारा ये एजेंडा है, हम ये काम करेंगे, ये हमारी रणनीति है। हम शिक्षा में ये सुधार लाएंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था में ये सुधार लाएंगे, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की बात करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री देश की स्थिति, दुनिया की नीति की, हमारे प्रधानमंत्री ये बताते थे कि दुनिया में हमारे देश की साख कैसे बढ़ी, हमने क्या क्या किया दूसरे देशों में, हमारी उपलब्धि क्या रही, वो बताते थे। लेकिन हमारे ये प्रधानमंत्री 10 साल हो गए हैं, लेकिन अपनी उपलब्धि तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एक हवा में विश्व गुरु, कहाँ विश्व गुरु भाई, काहे का विश्व गुरु? मतलब ना तो कोई अर्थव्यवस्था, एक नेपाल जैसा देश आपको आंख दिखा रहा है, एक छोटा सा द्वीप आपको आंख दिखा रहा है, चीन आप में घुसा जा रहा है। आप बोलते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से घुसा रही है। आप 10 वर्षों से हैं, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? भाई सरकार आपकी है, बॉर्डर पर आपके सेना के जवान हैं, CISF केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आता है, भारत सरकार के अधीन आता है, फिर 10 साल से घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठियों के घुसा रहे हैं और ममता बनर्जी को बदनाम कर रहे हैं। भाई स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है क्या सीमा की सुरक्षा? और फिर भी आप बोल रहे हैं कि भाई 10 साल में घुसपैठिया आ रहे हैं। कहाँ घुसपैठिया है भाई? अगर घुसपैठिया घुसा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री की विफलता है, गृह मंत्री अमित शाह की विफलता है कि घुसपैठिया आज भी घुस रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 10 साल के बाद भी। आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी कि 10 साल की अपनी नाकामियां छुपाने के लिए प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम आरक्षण और फिर जो है वो विरासत टैक्स और कह रहे हैं कि मतलब आरक्षण लूट लिया जाएगा, जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ नाकामियां छुपाने के लिए निश्चित तौर पर है भाई। 10 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ऐसे बचकाना बातें करे, झूठ बोले, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। और आज भी अगर देश के लोग जागरूक नहीं हुए, ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को अगर वोट देते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। मुझे लगता है कि भाई इतना झूठ, भाई जो चीज व्यवस्था हमारे संविधान में व्यवस्था है उसको लेकर के आप झूठ बोल रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर आप तोहमत उठा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा, हमारे संविधान में जो व्यवस्था की है, उस पर आप लांछन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं आप खुद आप अगड़ी जाति से पिछड़ी जाति में आए, दूसरों को बोल रहे हैं कि मुसलमानों को पिछड़ी जाति में करके आपका हक मारा जाएगा। भाई ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि 84 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मिलता रहेगा, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है, वो गारंटी दे रहे हैं। एक बात बताइए, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। तो जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है वही गारंटी की बात करता है।
अगर प्रधानमंत्री बोले कि हम गारंटी देते हैं, ये गारंटी की बात कौन करता है? जितना आप देखिए, जितना जालिया लोग होता है, आप चलिएगा, जितना आएगा कोई आपसे माल बेचना रहेगा, तो इसके गारंटी हम देते हैं, गारंटी आप लीजिए, एकदम चलेगा। अरे भाई, सूरज की रोशनी दिखाने की जरूरत है क्या? सूरज को गारंटी देने की जरूरत पड़ेगी कि भाई आप गारंटी है कि सूरज शाम में 6 बजे तक उगेगा? सूरज को गारंटी देने की नहीं जरूरत पड़ती है, सच्चाई को गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो झूठा व्यक्ति होता है, जो वही गारंटी देता है कि ये गारंटी। आज बता दीजिए कि एक भी गारंटी आपने बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की एक भी गारंटी पूरी हुई है क्या? आप 14 से ले लीजिए, 14 में जो उन्होंने भाषण दिया था, क्या किसी को नौकरी मिली? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? क्या पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ? क्या स्विस बैंक से पैसा आया? क्या आप लोगों को 15 लाख रुपए मिले? आप संतोष जी कह रहे हैं कि झूठ पे झूठ, मतलब जब से वो सत्ता में आए हैं झूठ बोलने का ही काम किया है, लेकिन लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लोग वोट क्यों दे रहे हैं उन्हें? कहाँ वोट दे रहे हैं लोग? इस बार आप चुनाव में देख लीजिए, कहीं मोदी मोदी की चर्चा है क्या? कहीं भी चर्चा हो रही है? देखिए, जो स्थिति पहला फेज का चुनाव हुआ, जो दूसरा फेज का चुनाव हुआ, उसमें आप स्थिति देख लीजिए, स्थिति बहुत ही डामाडोल है। आप पहला फेज में मुझे लगता है कि एक भी सीट शायद ही निकल पाए। दूसरे चरण की स्थिति है, उसमें एक पप्पू यादव के कारण पूर्णिया सीट शायद निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो हर जगह स्थिति खराब है, स्थिति अच्छी नहीं है। 19 में भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे देश के 50 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए, जिसके कारण देश के लोगों का स्वाभिमान जागा के लगा कि भाई पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने हत्या कर दी, हमारे देश के सैनिकों की शहीद हो गए। तो इसके कारण वोट का मोबिलाइजेशन हुआ। उस बार भी सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, तब जाकर के उनको वोट मिला, नहीं तो उस बार भी हार जाते। और आज तक बता दीजिए, क्या उन शहीद सैनिकों की विधवाओं को न्याय मिला क्या? जो सैनिक शहीद हुए थे उनको न्याय मिला क्या? उसके दोषियों को सजा मिली क्या? कहाँ से RDX आया? कुछ सजा मिली क्या? पता चला क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी लोग नहीं सचेत होंगे तो देश रसातल में चला जाएगा, कहीं के लोग नहीं रहेंगे। कि आप बता दीजिए ना, एक भी बात जो उन्होंने चुनाव से पहले से ही वो झूठ का पुलिंदा बांधे, लोगों ने भरोसा किया, लेकिन पूरा हुआ क्या? बोलते हैं कि हमने मंदिर बनाया। अरे मंदिर बनाने से प्रधानमंत्री बोले मंदिर बना दिया, 370। वो ये नहीं बोलते, वो कहते हैं कि 500 साल से रामलला कैद में थे और उन्हें कैद से मुक्ति दिलाई गई। अच्छा, एक बात बताइए, कोई बेटा बोले कि हमने बाप को मुक्त पैदा किया है, ये तो वही वाली बात हो गई। भाई रामलला भगवान है, भगवान को कोई कैद कर सकता है क्या? भाई जो हमारे पिताजी हमको पैदा किए और हम बोलेंगे कि पिताजी को हमने पैदा किया, ये तो वही वाली बात हुई। भाई दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान को बोल रहे हैं कि कैद में, डूब मरना चाहिए कि हमारे भगवान ही कैद में है। आश्चर्यजनक बात है, मुझे हास्यास्पद लगती है उनकी बातें, केवल डपोरसंखी, झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं। तो प्रधानमंत्री बिहार आए, लेकिन बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं बोले, किसी भी मुद्दों की बात नहीं की, बस हिंदू मुस्लिम आरक्षण, जंगल राज का डर दिखाया और आरक्षण लूट जाने का डर दिखाया, जो कहीं धरातल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे में संतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसके बावजूद लोग बिना सोचे समझे वोटिंग करते हैं, तो देश के दुर्भाग्य की पटकथा लिखने के साझीदार ही बनेंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।